रिलेशंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है, बस जैसे पॉइंट्स बताए जाएं एग्जैक्टली बस वैसे ध्यान में रखना। तो आज वाली क्लास बिल्कुल ध्यान में रखना, जो आज वाली क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड में हमें रिलेशंस का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और आज वाली क्लास का प्रोसेस अगर हमें क्लियरली समझ में आ गया तो केवल आज वाली क्लास के बेसिस पे हमारा वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। आज के दिन के एंड तक हम लोग इस लेवल तक रेडी होंगे कि वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर पाएं। उसके बाद कमिंग क्लासेस में इसकी अभी बहुत और प्रैक्टिस करेंगे, पर आज वाली क्लास से एग्जैक्टली हमारे माइंड में चला जाएगा कि ये होता है रिलेशन। तो जो जो बातें बताई जाएं उन पे 100% फोकस करना और देखना कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और कहाँ कहाँ गलती होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। याद रखना कहाँ कहाँ गलती होती है, बिल्कुल उसको साथ में अपनी नोटबुक पे नोट करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो पॉइंट काम का लगे उसको साथ साथ लिखना, पॉज कर करके लिखना। देखो बार बार हम लेक्चर पे वापस भी आ सकते हैं, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कॉपी में नोट्स बने हो, तो एग्जैक्टली साथ में लिखते चलना कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं याद रखूंगा। तो वैसे ही पॉइंट्स पे आगे जब बढ़ोगे तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इजीली एंड वुड बी एबल टू हैंडल कि कहाँ कहाँ पे गलती होती है। तो चलो आज वाली क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशंस के उन पॉइंट्स के साथ जो हमने ऑलरेडी देखे होते हैं, जो हमें लास्ट ईयर पता है, उसके बाद इस साल का काम देखेंगे। चलो बस इन पॉइंट्स को पहले नोटिस करो। अब देखो एक हमारा करा हुआ नाम था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो पहले रिकॉल करते हैं कि हमने क्या करा था उसमें। सिंपल सा पॉइंट था कि अगर सोचो ए मान लो कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, बी कोई और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है मान लो ए और बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था कि सिंपली हमने ए और बी के एलिमेंट्स की पेयरिंग करी। कैसे पेयरिंग करी? 1 को हमने कनेक्ट करा सभी के साथ, 1 का पेयर बनाया ए के साथ, 1 का पेयर बनाया बी के साथ। सिमिलरली 2 का पेयर्स बनाने शुरू करे, 2 का ए के साथ, 2 का बी, फिर 3 का ए और 3 का बी के साथ पेयर, और उन सारे पेयर्स को हमने एक साथ एक नया सेट बना के लिख दिया। तो वो हमें सिंपल सी बात समझ में आती है कि दैट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ऐसे बी क्रॉस ए क्या बनता? बी के एलिमेंट पहले आते, ए के एलिमेंट्स बाद में आते, A1 A2 A3 B1 B2 B3। सिंपली वो क्या बनता? बी क्रॉस ए। वो नाम हम जानते हैं। तो अब रिलेशन नाम रिकॉल करो, हमने लास्ट ईयर देखा होता है कि रिलेशन नाम क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक कनेक्शन जो कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को, याद रखना, कोई भी ऐसा कनेक्शन जो कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। कोई भी ऐसा एक कनेक्शन, वो कनेक्शन क्या है हमें नहीं पता। मान लो कि एक कनेक्शन बना कि 1 कनेक्टेड है ए के साथ। अगर 1 ए के साथ कनेक्टेड है और मान लो 1 कनेक्टेड है बी के साथ, तो एक पॉसिबल रिलेशन निकलता 1 ए और 1 बी। सिंपली उसमें 2 एलिमेंट्स होते, 2 पेयर है, 1 ए के साथ कनेक्टेड है, 1 बी के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ही मान लो कोई और रिलेशन हमने बनाया 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का भी मान लो बी के साथ। इसमें सी नहीं है, मान लो 3 का भी बी के साथ ही रिलेशन है। तो दिस इज अनदर रिलेशन। कोई भी ऐसा कनेक्शन जो कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ पा रहा है, दैट इज अ रिलेशन। तो अब इसमें सबसे बेसिक सवाल ये बनता है कि अगर हमें 2 सेट्स दिए जाएं, मान लो ए और बी, और कोई हमसे पूछे कि बताओ ए और बी जो हमें 2 सेट्स दिए गए उनसे टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। ये सवाल हमने लास्ट ईयर भी देखा होता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमें ये बेसिक बात की समझ हो। जब हमें ए और बी 2 सेट्स के बने, हमसे कहा जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि जो कोई भी हम रिलेशन बनाएंगे वो सिंपली सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, इसी के बीच में से निकलेगा। तो अब सबसे पहले नोटिस करो कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने रियलाइज करा कि जब हम ए और बी की पेयरिंग कर रहे हैं ऐसे, तो उसमें 6 एलिमेंट्स आए। तो अगर ए में m एलिमेंट्स होते और बी में अगर n एलिमेंट्स होते, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बनता उसमें हमें विजिबल है कि m इंटू n एलिमेंट्स हो जाते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होते? m इंटू n। तो अब इस m इंटू n एलिमेंट्स वाले सेट में से हमने कोई एक नया सबसेट बनाना है। तो नए सबसेट्स कितने बनते हैं? अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n। तो इस केस में एलिमेंट्स कितने हैं? mn। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है, mn। तो बिल्कुल बेसिक सा नेम है। डायरेक्टली हो सकता है कि अभी हमें ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम में ना पूछें, पर आगे ये कंपटीशन के लिए काम का है। तो हम लोग का ये सेंस बना होना चाहिए। कैसे बनता है? बस दैट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें समझ में आते हैं कि वो 2 की पावर mn है। अब रिलेशन बनने के बाद हमने एक नाम करा था डोमेन,
एक नाम करा हुआ रेंज। डोमेन क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो कि सेट ए के इसको बिलोंग कर रहे हैं। कौन कौन सा बिलोंग कर रहा है इस केस में? 1, अकेला 1। और सेट बी के एलिमेंट्स कौन से बिलोंग कर रहे हैं? ए और बी दोनों। तो इस वाले डोमेन रिलेशन का डोमेन क्या बनता? 1 अकेला, और रेंज क्या बनती? ए और बी दोनों। अब रिकॉल करो, हमने एक नाम और करा हुआ था कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता था? सिंपली सेट बी। मान लो समझाने के लिए एक नया रिलेशन R1 बना दें, R3 बना दें, वो हो मान लो A1 सिंपली, देन 1B, सिंपली मान लो एक नया सेट बनाया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1A और फिर 2A और 3A। तो इस केस में नोटिस करो कि अब जो सेट A के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिलेशन में वो 1, 2 और 3 हैं। तो कोई अगर हमसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा तो हम फटाफट बताते हैं कि 1, 2 और 3 इसका डोमेन होगा। क्यों? डोमेन क्या होता है? वो एलिमेंट सेट A से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सेट B के कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अकेला A। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या बना? 1, 2, 3। कोई हमसे बोले कि इस रिलेशन का डोमेन बता दो, तो हम इसका डोमेन बता देते हैं कि वो एक नया सेट है, उसमें एलिमेंट्स 1, 2 और 3 आएंगे। कोई बोले कि इस रिलेशन की रेंज बता दो, तो रेंज है वो एलिमेंट्स बी सेट के जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कौन से हैं? अकेले ए। रेंज क्या बनी? ए। लेकिन कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा ये पूरा बी। कोडोमेन क्या होता है? पूरा सेट बी। रेंज क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू दैट रिलेशन। तो याद रखना, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो कोडोमेन का हिस्सा होगा। देखो ये टॉपिक जो आप कर रहे हैं दैट इज कंप्लीटली थियोरेटिकल। तो इसलिए जैसे ही हमें ये बात समझ में आ जाए तो उसके बाद हमारा इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो इसलिए जो अभी वाली क्लास में अगली कुछ देर जो आज भी बेसिस बनाओगे उसके एक एक वर्ड को ध्यान से पकड़ना, फिर इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस ये बातें हमें ऐसे ही समझ में आनी चाहिए। कोई पॉइंट इसमें डाउट आए उसको फिर जाके सुनो। तो इस केस में डोमेन क्या बना? 1, 2, 3। कोडोमेन कितना है? पूरा ये लिखा ही होता है कोडोमेन। रेंज कितनी है इसकी? अकेला एलिमेंट ए। इसकी रेंज अगर हमें लिखनी पड़ती तो वो क्या बनती? अकेला ये एलिमेंट ए। पर फॉर +2 ये एग्जैक्टली हमारे काम की बात नहीं है। क्यों? ये बात तो हमने ऑलरेडी +1 में देखी हुई है। तो लेकिन जो +2 की जो पूरी स्टोरी है वो शुरू यहां से होती है। तो अब इस क्लास में क्या समझना है, अब वो देखते हैं। बस उसको वर्ड बाय वर्ड देखना, बिल्कुल कॉपी पेन लेके नोटिस करना और उसको साथ साथ लिखना। अब ये देखो, बिल्कुल ध्यान से अब ये नाम समझना। तो अब जो हमारे करने के नाम है वो 3 है। तो उनमें से जो पहला नाम है दैट इज दिस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला रिलेशन हमारे काम का है दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब क्या होता है एक्चुअली रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बिल्कुल सिंपल सा नाम है, इसको समझना और अपनी कॉपी में लिखना। पहले डेफिनेशन नोटिस करो। सिंपली बोला गया है कि आर रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब देखो ऐसे देख के हमें कुछ समझ नहीं आता, पर जो नोटिस करने वाली लाइन है ना वो ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अब जो पहली कंफ्यूजन हमारे माइंड में आनी चाहिए वो ये कि एक रिलेशन एक सेट पे कैसे डिफाइन कर दिया। रिलेशन तो हमें बताया गया कि डिफाइन होता है 2 सेट्स के ऊपर, सेट ए से सेट बी के ऊपर। तो जब कभी ऐसे लिखा हो ना आर ऑन ए, तो उसका मतलब होता है आर ऑन ए क्रॉस ए। इतनी सी पॉइंट को ध्यान में रखना कि कभी अगर ऐसे कहा जाए ना आर ऑन ए, तो हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि आर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए। पहले हमने क्या करा? फ्रॉम ए टू बी। तो अब ए टू बी का जो बी है वो भी सेट ए ही है, ए से ए पे ही रिलेशन है। तो अब एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं इफ, एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट सेट ए का अपने साथ कनेक्टेड है उस रिलेशन की वजह से। अब इसको अपने आप को बोलना कैसे? सेट ए के हर एलिमेंट का रिलेशन, याद रखना सेट ए के हर एलिमेंट का रिलेशन अपने ऊपर ही ट्रू होना चाहिए। अब डायरेक्टली देख के हमें ये बात ऐसे समझ नहीं आती, तो उसको समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से नाम पकड़ने शुरू करना। तो डायरेक्टली वी वुड बी एबल टू रिलेट सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन, हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने ऊपर ही ट्रू होना चाहिए। अगर ये बात सच होगी तो वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बार बार सुनना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
should directly have an image in itself. Every image of set A, हर एलिमेंट सेट A के हर एलिमेंट की इमेज अपने ऊपर ही उस रिलेशन पे ट्रू होनी चाहिए. अब देखो इस बात का मतलब क्या है. मान लो सिंपली हमने एक सेट A लिया, उसमें नंबर्स हैं 1 2 3 ऐसे 4 5. चलो अब हमने एक रिलेशन R डिफाइन करा. देखो लिखा ऐसे होगा R on A इज डिफाइंड और लिखा होगा ARB. ARB का मतलब है A इज इक्वल टू B. मान लो सिंपली हमें किसी ने डिफाइन करा एक रिलेशन ARB जिसका मतलब है A इज इक्वल टू B, वेयर A और B दोनों बिलोंग करते हैं सेट A को. तो एक रिलेशन R on A डिफाइंड है मतलब A से A पे डिफाइंड है, सच दैट ARB A इज रिलेटेड टू B का मतलब है A इज इक्वल टू B. तो अब हमने चेक करा इस बात को. तो अब हमने जब कभी चेक करना है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए अपनी कॉपी में लिखेंगे ऐसे. हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम लिखेंगे कि फॉर दिस टू बी रिफ्लेक्सिव ARA मतलब हर एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ ही ट्रू होना चाहिए. ARA शुड बी ट्रू फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू द सेट A. मतलब उस सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने ऊपर ही ट्रू होना चाहिए. इस लाइन को नहीं छोड़ना. बस यही सिलेबस है रिफ्लेक्सिव. सोचो 3 नाम है इस पूरे टॉपिक में, उनमें से पहला नाम है रिफ्लेक्सिव. तो हमने इसको बिल्कुल ऐसे अपने माइंड में डालना है. ARA को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी A. तो इस केस में ARA का मतलब क्या बन गया? इस केस में ARA का मतलब बन गया A इज इक्वल टू A फॉर एवरी A. तो विच इज ऑलवेज ट्रू. हमें दिखा डायरेक्टली, देखते ही हमें समझ में आया कि ये तो है रिफ्लेक्सिव. क्यों? A का रिलेशन अपने ऊपर ट्रू होना चाहिए, मतलब A को हमेशा A के इक्वल होना चाहिए विच इज ट्रू. तो इसलिए द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. तो दिस इज द लॉजिक. अब मान लो कोई और एग्जांपल ले लें. ये हमने पहला एग्जांपल करा. मान लो सेकंड एग्जांपल होता कि सेट A मान लो हमें दिया जाता इज द फादर ऑफ. किसी ने भी दिया कि सिंपली एक सेट A है, उसमें कोई सेट ऑफ मैन है. सिंपली डायरेक्टली हमें सेट ऑफ कोई मैन गिवन है. अब ARB हमें डिफाइन करा गया. ARB बताया गया कि A इज द फादर ऑफ B. सिंपली हमें रिलेशन डिफाइन करा गया. ARB का मतलब है A इज द फादर ऑफ B, जिसमें A और B इसी सेट A को बिलोंग करते हैं. अब हमसे कहा गया कि चेक करो कि ये रिलेशन है कि नहीं रिफ्लेक्सिव. तो हमारी कॉपी में लाइन होनी चाहिए कि ARA शुड बी ट्रू. तो जब हम यहां से शुरू करते हैं फिर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती. हमने लिखना है ARA शुड बी ट्रू, मतलब A इज द फादर ऑफ A. अब इसका इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या बना? A इज द फादर ऑफ A. तो हमें डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आता है कि ये तो फॉल्स है, क्योंकि अगर ये ट्रू हो गया तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई. तो हमें पढ़ते ही समझ में आता है कि डजंट मेक्स एनी सेंस. तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब की बार ये बात किसी भी एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है. पर याद रखना कि स्टोरी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. एग्जामिनर हमें बड़ी इंटरेस्टिंगली फंसा लेते हैं, इसलिए इस लाइन को याद रखना और चेक करना होता है इसी सेट के लिए. पर इस बेसिक डेफिनेशन को केवल पकड़ना शुरू करो, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस इसको नोटिस करना शुरू करना. तो चलो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? जब उस सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने ऊपर ही ट्रू हो. याद रखना, बिल्कुल ऐसे बोलना और अपनी कॉपी में लिखना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. बिल्कुल इसको ध्यान में रखना. ARA शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए. तो अपनी कॉपी में पॉज करके इसका शॉर्टकट बना लेना. रिफ्लेक्सिव होने के लिए ARA शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू द सेट कैपिटल A. इसको कॉपी में जरूर लिखना. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. अब इसके बाद वाले पॉइंट्स देख के फिर कंबाइंड क्वेश्चंस देखने शुरू करेंगे. तो बिल्कुल इसी के साथ अब रिलेटेड अब ये नेक्स्ट पॉइंट है. अब ये देखो, अब जो सेकंड नाम करना है दैट इज असिमेट्रिक रिलेशन. बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड समझना. अगर अभी अगले 5 मिनट में समझ में आ गया तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा. कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा. बस बिल्कुल ऐसे समझना जैसे बताया जाए. एक रिलेशन को एक सेट A के ऊपर, मान लो R डिफाइंड ऑन A, तो R ऑन A को हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे कि इफ ARB इज ट्रू. बहुत ध्यान से देखना, इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ARB इंप्लाइज BRA. देखो इस बात का मतलब क्या हो गया. अब देखने में हमें ऐसे पता नहीं चलता, तो अब जैसे इसको बोलना वो ये है
कि इफ ए आर बी इज ट्रू, अ रिलेशन ऑन द सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आर बी इज ट्रू, इफ ए आर बी इज ट्रू, then BRA should also be true, then BRA should also be true, also be true। बिल्कुल अपने माइंड में ये डेफिनेशन बना के चलना। क्या पढ़ा भी हमने कि if ARB is true, मतलब अगर A का रिलेशन B से है then BRA should also be true, तब B का रिलेशन भी A से होना चाहिए। मतलब अगर ARB ट्रू हो तब BRA को भी ट्रू होना चाहिए। अब इसमें ना इस लैंग्वेज में बहुत थोड़ा सा भेद है जो कि लोग पकड़ नहीं पाते, तो बिल्कुल अभी जब ध्यान से नोटिस करोगे तो हम कभी उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक रिलेशन को एक सेट के ऊपर हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे कि जब जब, याद रखना, जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को भी ट्रू होना चाहिए। बार बार नोटिस करना इस बात को, इफ ए आर बी इज ट्रू देन बी आर ए शुड बी ट्रू। और इसमें अब जो एडिशन लाइन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको लिखना, बट नोटिस ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ ए आर बी इज नॉट ट्रू, इफ ए आर बी इज नॉट ट्रू, तब हम उस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, रिलेशन इज स्टिल सिमेट्रिक। क्या सुना भी हमने कि इफ ए आर बी इज नॉट ट्रू, अगर ए आर बी ट्रू हो तो बी आर ए को ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर ए आर बी ट्रू नहीं है तब हमें बी आर ए की कोई टेंशन नहीं, हम कहेंगे रिलेशन अभी भी सिमेट्रिक है। अब इस बात का मतलब क्या है उसको देखना शुरू करते हैं। तो अभी हमने क्या सुना कि इफ ए आर बी इज ट्रू देन बी आर ए शुड ऑल्सो बी ट्रू, बट इफ ए आर बी इज नॉट ट्रू तब हमने बी आर ए की कोई टेंशन नहीं लेनी। ये एक्स्ट्रा, इसको नोट बना के लिखना। तो अब देखो इस बात का एप्लीकेशन अगर करना शुरू करें, मान लो किसी ने हमें बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह एक सेट दिया, ए में उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कहाँ गड़बड़ होती है उसको समझना। तो सिंपली हमने एक रिलेशन आर डिफाइन करा ए के ऊपर, ए आर बी का मतलब है ए इज इक्वल टू बी, पिछले क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू बी है। तो अब हमने क्या सुना कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि इफ ए आर बी इज ट्रू, अगर ए आर बी ट्रू है, अगर ए आर बी ट्रू है मतलब कि इफ ए इज इक्वल टू बी, इस केस में ए आर बी का मतलब क्या बना कि इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी आर ए शुड ऑल्सो बी ट्रू। बी आर ए का मतलब क्या बना, बी इज इक्वल टू ए। तो हमें समझ में आया कि इस केस में ये वाली बात तो वैलिड है कि इफ ए आर बी इज ट्रू देन बी आर ए शुड बी ट्रू। तो हमें समझ में आया, सिंपल सी बात है कि अगर जब जब ए बी के बराबर होगा तब तब बी भी ए के बराबर होगा। तो इसलिए क्योंकि दोनों बातें वैलिड हैं, इसलिए अब की बार जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। तो अपने माइंड में ना ऐसे एक इमेज बनाओ, सोचो कि ये गेट है, उस पर चौकीदार बैठा हुआ है, वो चौकीदार जो है वहां पे चेक करता है। बिल्कुल ऐसे इमेज बनाना सिमेट्रिक के लिए, गेट पे चौकीदार बैठा हुआ है, वो सिमेट्रिक के लिए चेक कैसे करेगा, वो देखेगा कि जो रिलेशन आर आ रहा है उसमें कहीं ए आर बी है, ए और बी की पेयरिंग है। अगर ए और बी की पेयरिंग होगी तो वो ढूंढेगा कि बी और ए की पेयरिंग साथ में है कि नहीं। इफ ए आर बी इज देयर देन बी आर ए शुड बी देयर, बट इफ ए आर बी इज नॉट देयर देन चौकीदार विल स्टिल नॉट टेक एनी टेंशन। चौकीदार कहेगा ए आर बी तो है ही नहीं, तो बी आर ए को मैं क्यों ढूंढूं। तो ऐसे अपने माइंड में पिक्चर बनाओ। तो इस केस में ए आर बी ट्रू है, मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी शुड बी इक्वल टू ए, विच इज ट्रू। तो इसलिए जो गिवन रिलेशन है इस केस में दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड हमने एग्जाम्पल देखा था कि अगर मान लो हमें सेट ऑफ मेन दिए जाएं और ए आर बी हमें डिफाइन करा जाए कि ए इज द फादर ऑफ बी। तो अब सिंपली ए आर बी, जब ए इज द फादर ऑफ बी हमें दिया गया तो हमने सिमेट्रिक चेक करा कि इफ ए आर बी इज ट्रू, बिल्कुल पिछली बार की तरह अगर हम बोलें कि इफ ए आर बी इज ट्रू मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, देन बी आर ए शुड ऑल्सो बी ट्रू, देन बी शुड बी द फादर ऑफ ए, विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो हमें समझ में आया कि अगर ए बी का फादर है तब बी ए का फादर नहीं हो सकता, इसलिए जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। इस केस में जो रिलेशन बना वो सिमेट्रिक नहीं बना, सिंपल सा पॉइंट है। अब सोचो इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ए आर बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी होने की बजाय अगर ए इज द ब्रदर ऑफ बी होता, सेम सवाल में नोटिस करना रिलेशन होता ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब हम देखते, अब हमें अपनी डेफिनेशन हमारे माइंड में बैठी हुई है कि जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। इफ ए आर बी इज ट्रू देन बी आर ए शुड बी ट्रू। तो अब हम लोग देखते हैं कि ए आर बी अगर ट्रू है, ये गिवन है, याद रखना है ए आर बी गिवन अगर है तब इसको देखना है। इफ ए आर बी इज ट्रू मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो हमें समझ में आता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन बी आर ए शुड बी ट्रू।
तो बी शुड बी द ब्रदर ऑफ ए, जो कि इस केस में हमें समझ में आया कि बिल्कुल लॉजिकल है। अगर ए बी का ब्रदर है और सेट ऑफ मेन है तो बी भी ए का ब्रदर होगा। तो अब की बार जब जब ए बी का ब्रदर है, इस केस में अगर कभी भी है तो तब तब बी भी ए का ब्रदर होगा। तो उस केस में अगर हमें डेफिनेशन ये दी जाती, मतलब अगर इसी सेट ऑफ मेन के ऊपर अगर जो रिलेशन डिफाइंड होता अगर वो ये होता, तो वो रिलेशन एक्चुअली एक सिमेट्रिक रिलेशन होता। वो रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होता। कब होता? अगर हमें डेफिनेशन ये दी जाती, ये डेफिनेशन। तो अब इसमें जो डाउट आता है, जो बच्चे सबसे कॉमन गलती करते हैं वो ये है, वो कहते हैं कि कोई ज़रूरी थोड़ी कि ए बी का ब्रदर हो। एक बच्चा बिल्कुल कॉमन मिस्टेक करता है कि वो कहता है कि एक सेट ऑफ मेन गिवन है कि उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी कि ए बी का ब्रदर हो। तो बिल्कुल ठीक है, उसके ज़रूरी होने की ज़रूरत भी नहीं है। इस बात को पकड़ना ही एक्चुअली मेन टास्क है। अगर ए आर बी ट्रू है तो बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। तो याद रखना, हमने वो चौकीदार वाली बात समझी थी, लेकिन अगर ए आर बी ही ट्रू नहीं है तो हमने बी आर ए की टेंशन नहीं लेनी। रिलेशन इज स्टिल सिमेट्रिक। तो अगर इस केस में हमने यहां पे जबरदस्ती ए को बी का भाई नहीं बनाना, हमारा कंसर्न किस बात से है कि अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी को ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो याद रखना, ये मेजर कंफ्यूजन की जगह है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, हमने नहीं करनी। क्या जगह है? हमें समझ नहीं आता कि सिमेट्रिक के लिए जो ये ए आर बी है, ये अगर गिवन लेके चले तो बी आर ए को देखना है। अगर ए आर बी ही कभी ट्रू नहीं हो रहा तो बात खत्म, वहां पे क्वेश्चन कंप्लीट। इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस केस में इफ ए आर बी इज ट्रू, तो हमने ये केस एज्यूम करा कि भाई ए आर बी ट्रू है, तो उस केस में बी आर ए को ट्रू होना चाहिए, जो कि हमें दिखा कि लॉजिकली होगा। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग बनाना, ये कंफ्यूजन लेके ना चलना कि क्या पता ए आर बी कभी ट्रू ही ना हो, क्या पता इनमें से कोई किसी का भाई ना हो। तो वो कंफ्यूजन जो है वो तब आती है जब हम यहां पे इस डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जब जब ए आर बी ट्रू है तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। हमने इस डेफिनेशन से नहीं हिलना, 100 बार दिमाग में डाल लो। जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। इफ ए आर बी इज ट्रू देन बी आर ए शुड बी ट्रू। ऐसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो फिर हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अब मान लो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेके अगर करें डिस्कस, मान लो अगर हमने ये पहला एक सेट पकड़ा। अब इसी बात को ना डिस्कस करते हैं, जो हमने 2 पॉइंट्स अभी देखे। मान लो हमें एक सेट डिफाइंड है ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। एक हमने रिलेशन मान लो डिफाइन करा ऑन ए, R1 एक रिलेशन बनाया। वो रिलेशन किसी ने हमें बोल के नहीं बताया, बिल्कुल हमें उसकी पेयरिंग बना के उस रिलेशन की वजह से बनने वाली जो पेयरिंग है वो दे दी। ये रहा वो रिलेशन। अब ये अपने आप दिमाग लगा के सोचना है कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। हमने 2 पॉइंट्स करे अभी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो अब पहला पॉइंट है कि इसको देख के बताओ कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अगर कोई हमसे पूछे ऐसे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल 1 सेकंड में खटाक से हमारे माइंड में जाना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिंपल सा पॉइंट है कि ए आर ए शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए। क्या होता है रिफ्लेक्सिव के लिए? ए आर ए शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए। मतलब सेट ए के एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का अपने ऊपर रिलेशन ट्रू होना चाहिए, मतलब अपने साथ पेयरिंग तो होनी चाहिए फॉर एवरी ए। रिफ्लेक्सिव के लिए काम का वर्ड क्या है? फॉर एवरी ए। तो इस केस में 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1, 1 की पेयरिंग है। 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 2, 2 की पेयरिंग है। 3 का 3 के साथ, देखो यहां नहीं लिखा हुआ पर एंड में है, तो इसलिए ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों पेयर्स हैं, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटिस्ड। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव की तो लाइन पार कर गया, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड नाम आया सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक समझना और उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये हमारा बिल्कुल आई ओपनर होगा ऑन द सेम पॉइंट। सिमेट्रिक के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। याद रखना, जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 से है, उल्टा पढ़ो तो 1 का रिलेशन 1 से है। तो हमें ये और ये केस ट्रबल नहीं दे रहे, ये है ट्रबल। हमने ये पढ़ा कि अच्छा 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। तो 1 का 2 से है, 2 का 1 से, हमने कहा ठीक है, दोनों की आपस में पेयरिंग होती है, इसलिए जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। क्यों है सिमेट्रिक? क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 भी है। तो अब इसमें जो डाउट आता है एक बच्चे के माइंड में, वो डाउट पकड़ना। वो कहता है कि ये तो गलत है, क्यों ये सिमेट्रिक नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो कहता है इसमें 1, 3 नहीं है।
1 3 और 3 1 भी होने चाहिए। तो याद रखना, हमने 1 3 3 1 नहीं बनाने, हमने समझना है कि जब जब ARB हो तब तब BRA को होना चाहिए। अगर इसमें 1 3 होता तो 3 1 भी होना चाहिए था। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ARB ट्रू है तब BRA को ट्रू होना चाहिए। हमने जबरदस्ती ARB को अपनी तरफ से नहीं बनाना। इसलिए ये जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, याद रखना ये सिमेट्रिक है। अगर ARB ट्रू है तब BRA को ट्रू होना चाहिए। अगर मान लो ये दोनों भी ना होते, वो भी क्वेश्चन अभी आना है, वो भी डिस्कशन में होगा। नाउ दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। तो अगर इसमें कोई भी डाउट आया है तो इसको फिर रिवाइंड करके देखना, क्योंकि इसके बाद हमारा सिलेबस बिल्कुल नहीं फंसेगा। ये 6 मार्क्स हैं बोर्ड में जो कि मैं डायरेक्टली मिलने वाले हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिस्कशन, तो इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मान लो पकड़ें, दैट इज मान लो दिस सेकेंड एग्जाम्पल मान लो हम लोगों ने देखा, ये है वो एग्जाम्पल। सिंपली अब की बार जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, इसमें 1 1 2 2 3 3। जब ये तीनों हैं तो हमें पढ़ते ही समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। क्यों हो रहा है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि ARA ट्रू है फॉर एवरी A इन दिस गिवन सेट, तो वो तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब बारी आई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हमने देखा कि 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, वो भी था साथ में। ARB है तो BRA भी है। अब यहां पे हम 2 1 पे गए तो 2 1 है, साथ में क्या होना चाहिए था 1 2, वो नहीं है। जब जब ARB होगा तब तब BRA होना चाहिए। तो अब की बार हमें प्रॉब्लम है, इसलिए जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन, इतनी सी थ्योरी है, लोग इसमें ज़बरदस्ती गलत करते हैं। तो हमने जब इतनी सी बात पकड़ ली और जब आज वाली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, फिर ये टॉपिक के क्वेश्चंस गलत नहीं होते। तो ये इतना बेसिक टॉपिक है, लोग इसमें कितना मर्जी टाइम अपना लगाएं, पर अगर ये बात ऐसे समझ में आ जाए तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ऐसे पकड़ना। अब ऐसी सोचो, ये तीसरा केस, मान लो R3 हमें सेट गिवन है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 1 और 2 2। अब सिंपल क्वेश्चन, सेम सवाल हमसे पूछा गया कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं और सिमेट्रिक है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। ARA को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी A। रिफ्लेक्सिव के लिए रिक्वायरमेंट है फॉर एवरी A। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ARA को फॉर एवरी A ट्रू होना चाहिए। क्या मिसिंग है? 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब बारी आई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि जब जब ARB ट्रू हो तब तब BRA को ट्रू होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 से है तो ठीक है, हमें कोई ट्रबल ही नहीं, उल्टा भी पढ़ लो, 1 का रिलेशन 1 से है, वो है इसमें अवेलेबल, ऐसे इसमें भी। तो जब जब ARB ट्रू है तब तब BRA ट्रू है। यहां पे अलग से A और B चेंज वाला कोई केस नहीं है। तो जो चौकीदार बैठा हुआ चेक करने के लिए, वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा जाओ, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि जब जब ARB ट्रू होगा तब तब BRA के बारे में सोचना है। बड़ी क्लोज, बड़ी थिन लाइन है, पर ये डेफिनेशन से डायरेक्टली पता नहीं चलती, तो इसको एग्जैक्टली ऐसे ऑब्जर्व करना। तो जब ये ऐसे आती होगी फिर हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो अगर इसमें ये पॉइंट हमें बिल्कुल ऐसे समझ में आया तो इसको पॉज करके अपनी कॉपी में भी लिखना कि इफ ARB इज ट्रू देन BRA शुड बी ट्रू, बट इफ, ब्रैकेट नीचे बना के लिख लेना ब्रैकेट में कि बट इफ ARB इज नॉट ट्रू, तो हमने कोई टेंशन नहीं लेनी, रिलेशन इज स्टिल सिमेट्रिक। सो दिस इज द स्टोरी, ये हमें ऐसे ही आनी चाहिए। अब इन पॉइंट्स के करने के बाद हमने 2 नाम करे अभी, रिफ्लेक्सिव और फिर सिमेट्रिक। ऐसे ही अभी ये सिंपल सा थर्ड नाम है, वो करने के बाद फिर मिक्स क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, पर पहले बस ये ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रांगली बनी होनी चाहिए। अब ये तीसरा पॉइंट देखो, अब बिल्कुल सिंपल सा रिलेटेड जो थर्ड नेम है दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने 2 नाम करे, रिफ्लेक्सिव करा, सिमेट्रिक करा, बिल्कुल साथ में रिलेटेड अब जो थर्ड नेम है दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बिल्कुल इसको बिल्कुल बारीकी से समझना। अब डेफिनेशन देखो, देखने में क्या कहती है कि अगर A, B ये वाला एलिमेंट अगर पेयर अगर रिलेशन में है, BC वाला एलिमेंट B अगर रिलेशन में है, तो AC को भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू A। पर अब ऐसे पता नहीं चलता, जैसे याद रखना वो क्या कि इफ ARB इज ट्रू, जैसे हमने याद रखना है वो क्या है, इफ ARB इज ट्रू एंड BRC इज ट्रू। इफ ARB एंड BRC दे आर ट्रू, मतलब A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, हमने बनाना नहीं है, ये पहले से होना चाहिए। जैसे पिछले वाले सिमेट्रिक में क्या था, अगर A का रिलेशन B से हो, वो हमने नहीं बनाना होता, वो होना चाहिए, तब हमने BRA को देखना था। अब की बार अगर ARB और BRC अगर हो ट्रू, तब ARC को भी ट्रू होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान में रखना कि अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है,
तब ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। क्या करा हमने पॉइंट, जब जब ए आर बी और बी आर सी ट्रू हो तब ए आर सी को भी ट्रू होना चाहिए। और बिल्कुल याद रखना पिछले पॉइंट की तरह, लेकिन अगर ए आर बी ट्रू है और आगे कुछ नहीं है तो हमने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, रिलेशन इज स्टिल ट्रांजिटिव। अगर ए आर बी और बी आर सी दोनों ट्रू नहीं है, कोई मान लो एक ही केस बनता है, ए आर बी ट्रू है बी आर सी ट्रू नहीं है, खत्म कहानी। वहां पे हमें समझ में आ गया कि रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसका रोल कैसे है उसको देखते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इफ ए आर बी इज ट्रू एंड बी आर सी इज ट्रू देन ए आर सी शुड ऑल्सो बी ट्रू। अगर इन दोनों के ट्रू होने के बाद ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। बिल्कुल सेम वो चौकीदार वाली कहानी सोचो, एक रास्ता है, वहां पे ये चौकीदार बैठा हुआ है, वो चेक करने लगा है कि जो रिलेशन आ रहा है, जो ट्रक भर के रिलेशन आ रहा है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि ए आर बी और बी आर सी हैं। अगर ए और बी और बी आर सी मान लो उस ट्रक में लोग जो बैठे हैं उसमें हैं, तो वो कहेगा अब ए आर सी से भी मिलाओ। अगर ए आर बी और बी आर सी के होने के बाद अगर ए आर सी उसमें नहीं होगा तो वो कहेगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, वो इसको पास नहीं होने देगा ट्रांजिटिव वाले गेट से। पर अब सोचो उसी ट्रक में ए आर बी है, बी आर सी नहीं है, तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा ए आर बी है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ए आर बी और बी आर सी हो तब मैंने ए आर सी की तरफ देखना है। ए आर बी है, बी आर सी है ही नहीं, बात खत्म, रिलेशन इज स्टिल ट्रांजिटिव। अगर ए आर बी भी नहीं है तो वो कहेगा और अच्छा है, नहीं है ए आर बी बहुत अच्छी बात है, तो रिलेशन इज स्टिल ट्रांजिटिव। इसको ऐसे ध्यान में रखना, लोग यहां बहुत गलती करते हैं, तो बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान में रखना। बिल्कुल अगर पहले वाले एग्जाम्पल को अगर हम रिकॉल करें, सिंपल सा एग्जाम्पल था, एक सेट गिवन था 1 2 3 4 5, आर ऑन ए डिफाइंड था ए इज इक्वल टू बी। तो इसको ट्रांजिटिव के लिए, अच्छा एक और पॉइंट, ट्रांजिटिव के लिए हमें जो तीसरा एलिमेंट सी है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। देखो सी डेफिनेशन में नहीं होता, सी को हमें बनाना पड़ता है। तो ट्रांजिटिव हमने चेक करने के लिए पूरा ट्रांजिटिव नहीं लिख रहा, बस टी लिख के ऐसे मान लो सर्कल बना दिया। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमने लिखा कि इफ ए आर बी इज ट्रू, इफ ए आर बी इज ट्रू, यहां मतलब क्या बना, ए इज इक्वल टू बी एंड बी आर सी इज ट्रू, मतलब बी इज इक्वल टू सी, देन ए आर सी शुड बी ट्रू। ए आर सी का मतलब क्या हो गया, देन ए शुड बी इक्वल टू सी। तो इस केस में ए आर बी और बी आर सी के ट्रू आने पे ए इज इक्वल टू सी आ रहा है, मतलब दिखता हमें ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर। इसलिए द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों, क्योंकि इन दोनों के ट्रू होने के बाद, ये दोनों हमने ट्रू एज्यूम करे कि अगर ये ट्रू हो तो क्या तब ये वाला ट्रू होगा, इस केस में ये होगा, इसलिए द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बिल्कुल इस पॉइंट को पकड़ना। अब ऐसे ही सोचो, ए मान लो अगर हमें गिवन होता सेट ऑफ मेन और रिलेशन होता ए इज द फादर ऑफ बी, सिंपल सी बात हम लोगों ने अब चेक करा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि इफ ए आर बी इज ट्रू, पहले से ट्रू है ए आर बी, मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का फादर है, फादर ऑफ बी। और बी आर सी इज ट्रू, बी आर सी ट्रू होने का मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। ये बातें पहले से हैं, ये हमें गिवन है। अगर इस सेट ऑफ मेन में ए बी का फादर हो, बी सी का फादर हो, तो अब हमने चेक करना है कि क्या ए आर सी ट्रू होगा। ए आर सी ट्रू होने का मतलब क्या हो गया, ए इज द फादर ऑफ सी, जो कि हमें दिखता है कि नहीं, इट इज फॉल्स। क्यों, वो उसका ग्रैंडफादर होंगे। तो इफ ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द फादर ऑफ सी, if A R B and B R C are true, then A R C should also be true, which is not true in this case. Why? Because if A is the father of B, B is the father of C, then A is the grandfather of C. तो हमें समझ में आ गया कि इस केस में इन दोनों के ट्रू लिए जाने पे ये ट्रू नहीं है, इसलिए गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे हमने इस बात को ऑब्जर्व करना है। अभी इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। अब इसमें अभी बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग और आएंगी साथ साथ, वो अब डायरेक्टली हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ ही। पर अब हमने करा क्या, तीन नाम करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो ये तीनों नाम मिला के एक्चुअली हमारा पूरा सिलेबस बनाते हैं। वो हमें क्वेश्चंस देंगे कि चेक वेदर अ गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, या सिमेट्रिक चेक करो या ट्रांजिटिव चेक करो। तीनों ही आएंगे वैसे एक साथ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करो। इसी के साथ एक नाम याद रखना कि कोई रिलेशन अगर ऐसा हो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर तीनों हो जाए, मतलब अगर तीनों ही हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको कहते हैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं,
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो हमें क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो क्या करेंगे उसमें चेक, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे और फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो तीनों को बोल लो। रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, आर ऑन ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ, ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए जब जब ए आर बी ट्रू हो और बी आर सी साथ में ट्रू हो तब ए आर सी को ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर बीच में ए आर बी ट्रू है, आगे कोई नहीं ट्रू, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो अभी भी ट्रांजिटिव होगा। अब इस सारी बात का एप्लीकेशन कैसे है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में देखते हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन भी अपने आप करो अटेम्प्ट, उसके बाद उसके डिस्कशन से हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। अब देखो बेसिक सा पैटर्न था, किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं उसका पैटर्न परमानेंटली पकड़ना और याद रखना। जो बातें अब इस क्वेश्चन में सुनोगे, हमें दिया गया कि एक्स और वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें एक्स का वाई से रिलेशन का क्या सेंस बनता है वो बता दिया गया। हमें कहा गया कि चेक करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो हमारे माइंड में एक सेकंड में जाना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब तीन बातें हमने चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो उनको स्टेप वाइज करेंगे। पहला क्या, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के नाम से हमारे माइंड में एक सेकंड में आना चाहिए कि ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए। तो इसका मतलब एक्स आर एक्स, हमारी कॉपी में टर्म लिखी होनी चाहिए एक्स आर एक्स, मतलब एक्स आर एक्स का मतलब क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स शुड बी डिविजिबल बाय 5। एक्स आर एक्स को ट्रू होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस एक्स को डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। एक्स माइनस एक्स कितना बना, 0, तो 0 तो है डिविजिबल बाय 5, तो इसलिए एक्स आर एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस सेट। कोई भी इंटीजर ले लो तो 0 इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें समझ में आ गया कि एक्स आर एक्स इस केस में ट्रू आ रहा है फॉर एवरी एक्स। अगर एक के लिए भी ना आता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि एक के लिए नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, याद रखना बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्लैरिटी है कि अगर ए आर बी ट्रू हो तो बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। तो ए आर बी ट्रू हमने एज्यूम करा कि एक्स आर वाई ट्रू है, मतलब x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है। तो अब हमने देखना है कि क्या वाई आर एक्स भी ट्रू होगा। वाई आर एक्स का मतलब क्या बना कि y माइनस एक्स 5 से डिविजिबल हो, तो हमें दिखा कि वो तो होगा। अगर x माइनस वाई 5 का मल्टीपल है तो वाई आर एक्स मतलब y माइनस एक्स को भी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बाय डिफॉल्ट होगा। तो y माइनस एक्स भी 5 का मल्टीपल हो गया, इसलिए ये भी ट्रू है। तो अब याद रखना, कई बार ना हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करता है। देखो ये टॉपिक कंसेप्चुअल है, जैसी हमें बात समझ में आ गई फिर इसके क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते। तो कई बार हमारा माइंड हमें कंफ्यूज करता है कि क्या पता x माइनस वाई 5 से डिविजिबल ना हो। तो अगर वो नहीं है तो हमें कोई ट्रबल नहीं है, रिलेशन इज स्टिल सिमेट्रिक। कब सिमेट्रिक नहीं होगा, जब एक्स आर वाई ट्रू होने पे वाई आर एक्स ट्रू ना हो, जब एक्स आर वाई ट्रू होने पे वाई आर एक्स ट्रू ना हो। किसी और केस में कंफ्यूज नहीं होना। हमने एक्स और वाई को ट्रू सपोज करा तो देखना है कि क्या वाई आर एक्स ट्रू है, और वो है, इसलिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब जब ए आर बी ट्रू है एंड बी आर सी ट्रू है तब तब ए आर सी ट्रू होना चाहिए। मतलब अब हमने एक्स आर वाई ट्रू है एंड वाई आर जेड ट्रू है। देखो नोटिस करो, जेड हमें तीसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो एक्स माइनस वाई 5 का मल्टीपल है, y माइनस जेड भी 5 का मल्टीपल है, उसको हमने 5 ले लिया। तो अब हमने ये देखना होता है कि ए आर बी और बी आर सी को लिए जाने पे क्या ए आर सी का कंक्लूजन बन पा रहा है। याद रखना एक बात और, ट्रांजिटिव हमने जबरदस्ती बनाना नहीं होता, देखना है कि नहीं। इस केस में हमें दिखा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो x माइनस जेड बन जाता है 5 का मल्टीपल। इस केस में x माइनस जेड 5 का मल्टीपल आ पा रहा है, तो इसलिए एक्स आर जेड इज ट्रू। तो हमें दिखा कि x का रिलेशन अगर y से है, y का रिलेशन अगर z से है, तो देन एक्स आर जेड इज ऑल्सो ट्रू, ऑल्सो ट्रू। तो देयरफॉर द रिलेशन r इज ट्रांजिटिव ऑन z। क्यों हुआ ट्रांजिटिव, क्योंकि ए आर बी और बी आर सी पहले से ट्रू होने पे ए आर सी ट्रू आ गया। बिल्कुल ऐसे बोलना, जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें एग्जैक्टली इस बात को नोटिस करना है। तो इसलिए क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो इसका पैटर्न किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्टली ऐसे है, इससे हमने बिल्कुल भी नहीं हिलना। तो दिस इज द प्रोसेस, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न था और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हमें कहा गया कि एक रिलेशन डिफाइंड है ए आर बी, जिसका मतलब है ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो सेम स्टोरी, चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। क्या करेंगे, ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए, इस वर्ड को नहीं छोड़ना। मतलब ए आर ए को ट्रू होने का मतलब क्या हो गया, इस केस में ए आर ए को लिखो अपनी कॉपी में, उसका मतलब हो गया ए इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो अब ये बात तो ट्रू है, ए लेस देन ए तो नहीं होता पर इक्वल टू होता है। और देखो और है बीच में, ए या तो ए के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो ए के बराबर है फॉर एवरी ए, तो इसलिए ये वाला जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बारी आई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हमें क्लैरिटी है कि जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। तो इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सिमेट्रिकल होने के लिए हमें क्लैरिटी है कि ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है, इफ ए आर बी इज ट्रू, उसका मतलब क्या बन गया, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए या तो बी के बराबर है या बी से छोटा है, देन बी आर ए शुड बी ट्रू, देन बी आर ए शुड बी ट्रू। बी आर ए का मतलब क्या बन गया, बी आर ए शुड बी ट्रू, उसका मतलब क्या बनता बी आर ए का, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो अब हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है कि अगर ए बी के बराबर या बी से छोटा है तो क्या हर बार जरूरी है कि बी भी ए के बराबर या बी ए से छोटा होगा। तो हमें दिखता है कि नहीं। कोई एग्जांपल लेके अगर देखें तो 2 3 इस रिलेशन का पार्ट है, 2 इज लेस देन 3, बट 3 2 मतलब 3 लेस देन 2 इज रॉन्ग। तो अगर 2 3 इसका पार्ट अगर होगा तो 3 2 इसका पार्ट नहीं होगा। तो जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब बी आर ए को ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में हमें दिखा कि इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो यहाँ पे राइज हो रहे हैं। तो इसलिए जो गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब जब ए आर बी ट्रू हो, देखो सोचो एक सेट बना हुआ है, उसमें जब जब ए आर बी ट्रू हो तब तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी आर ए होना चाहिए। तो इस केस में हमें दिखा कि ऐसा हर बार नहीं बनती बात इस वाले केस में। तो इसलिए जो गिवन रिलेशन है ऑन द गिवन सेट, वो जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए आर बी और बी आर सी ट्रू हो, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, ये दोनों पहले से हैं, तो हमने देखना है कि क्या हम इस कंक्लूजन को कर पा रहे हैं कि ए आर सी ट्रू है, मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू सी, जो कि ट्रू है। अगर ए बी से छोटा या बी के बराबर है, बी सी से छोटा या सी के बराबर है, तो उस केस में ए या तो सी से छोटा होगा या सी के बराबर होगा। तो दिस इज ट्रू। तो इसलिए ए आर बी और बी आर सी अगर ट्रू होंगे तब ए आर सी गारंटेड ट्रू होगा फॉर दिस गिवन सिचुएशन। इसलिए गिवन सेट रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पार्ट है। बस इन सारे क्वेश्चंस का पर्पस क्या है कि इतना सा जो थ्योरी का लेग है वो हमारे माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। इन सारे क्वेश्चंस का भी ये पर्पस है। तो उसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस हम आईआईटी मेंस में भी फेस करेंगे वो हमें अभी आएंगे, हमने बिल्कुल अलग से नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन अगर मान लो हमें रिलेशंस का आ गया तो वो अभी वाले काम से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं और टच करने की जरूरत, पर एग्जैक्टली इस पैटर्न को फॉलो करो। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था अब ये भी। देखो अब क्या होगा कि एग्जामिनर हमें, और बुक्स, कोई भी बुक को अगर टच हम करते हैं तो उसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम बने होंगे, पर याद रखना कि हमने केवल इस लॉजिक को पकड़ना है, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए। अब देखो देखने में ये क्वेश्चन क्या रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। हमें किसी ने बोला कि आर बी आई रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइंस। सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस। ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है, क्यों वो अभी हमें दिखेगा साथ साथ। क्वेश्चन अभी आगे ऐसे के आएंगे। तो अब हमें किसी ने बोला कि L1 R L2 का कनेक्शन ऐसे है कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो L1 R L2 हम बोलेंगे कि तब ट्रू है जब L1 L2 के पैरेलल है। तो अब हम इस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे, हमने कहा कि हमें कहा गया कि चेक करो कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों स्टेप्स पे अब चलेंगे। सबसे पहला क्या, L1 R L1 को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी L1। तो हमने वो पैटर्न बनाया। L1 R L1 का मतलब क्या हो गया कि L1 लाइन L1 के ही पैरेलल होनी चाहिए फॉर एवरी लाइन L1। तो मैं देखा कि दैट इज ट्रू फॉर एवरी लाइन L1, L1 अपने तो पैरेलल है ही है। तो इसलिए जो पहला जो रिलेशन दिया गया दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड नाम क्या आया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर L1 R L2 ट्रू है तो L2 R L1 को भी ट्रू होना चाहिए। बिल्कुल हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये पॉइंट जाना चाहिए। तो
तो L1 R L2 ट्रू होने का मतलब क्या हो गया कि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 को भी L1 के पैरेलल होना चाहिए। L1 R L2 ट्रू मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L1 मतलब L2 R L1 भी ट्रू है। तो अपनी कॉपी में जब स्कूल में एग्जाम में भी इसको अपेयर करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो बिल्कुल ऐसे लिखना कि फॉर दिस टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ L1 R L2 इज ट्रू देन L2 R L1 शुड ऑल्सो बी ट्रू फॉर एनी L1 L2 बिलोंगिंग टू द सेट गिवन सेट। तो इस केस में इफ L1 R L2 इज ट्रू देन L2 R L1 इज ऑल्सो ट्रू, तो इसलिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब तीसरा केस क्या, ट्रांजिटिव। अगर L1 R L2 ट्रू, L2 R L3 ट्रू, तो L1 R L3 को ट्रू होना चाहिए। तो हमें दिखा कि वो भी ट्रू है। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 अगर L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के भी पैरेलल होगा, इसलिए गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए जो गिवन रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में ये सोचो कि अगर जो रिलेशन डिफाइंड है वो L1 पैरेलल टू L2 होने की बजाय L1 परपेंडिकुलर टू L2 होता, मान लो ये रिलेशन होता, तो अब इसको भी करते हैं डिस्कस। मान लो अगर क्वेश्चन ये होता कि अगर L1 R L2 का मतलब है L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो अब क्या करते हैं। पहला केस आया कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो अपने आप सोचो, डायरेक्टली बनता है दिमाग में कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। L1 R L1 को ट्रू होना चाहिए था फॉर एवरी L1। तो अगर ये क्वेश्चन होता तो हमें दिखता है कि L1 R L1 का मतलब हो गया कि L1 परपेंडिकुलर टू L1 हो, जो कि इलॉजिकल है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सेकंड था सिमेट्रिक। अगर L1 R L2 ट्रू है, मतलब क्या बना इसका, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो L2 R L1 को भी ट्रू होना चाहिए। तो हमें दिखा कि L2 को परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के, तो ये बात तो बनती है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चन ये होता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक वो होता। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करते, अगर L1 R L2 ट्रू है, ये है ट्रू, L2 R L3 भी अगर ट्रू है, तो हमने L1 R L3 को देखना होता है। ये हमारा काम होता है, जो मर्जी क्वेश्चन आए हमने ऐसे बनाना है पहले। तो कब लैंग्वेज चेंज होती जाएंगी पर हमने कंफ्यूज नहीं होना। L1 R L2 ट्रू मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 परपेंडिकुलर टू L3 है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो हमें दिखता है कि L1 L3 पैरेलल हो गए क्योंकि एक ही प्लेन में है। तो इसलिए L1 अब की बार L2 के परपेंडिकुलर, L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। क्या बना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, अकेला सिमेट्रिक होता। तो क्वेश्चन कोई भी आए, केवल ये मोमेंटम बनाना है। इस टॉपिक में खास बात ये है कि इसके नंबर हमारे 20-30 सेकेंड्स में हमारे माइंड में इसका पैटर्न एग्जैक्टली बना होगा। बस हमने वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, लिख के रिप्रेजेंट करना है, कंप्लीटली ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिख लिख के बताना है एग्जामिनर को। अब नेक्स्ट करो। सेम पैटर्न, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें कहा गया कि चेक करो कि गिवन रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बिल्कुल स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे डील। पहले डील करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे कि फॉर दिस टू बी रिफ्लेक्सिव ARA शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए। बिल्कुल इस बात को मेंशन करेंगे, शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू द सेट। सेट क्या गिवन है, सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू Z। तो इस केस में अब इसका सेंस क्या बना कि A प्लस A, ARA का मतलब इस केस में क्या बन गया, ARA मीन्स A प्लस A शुड बी इवन। तो A प्लस A एक्चुअली कितना बन गया, 2A, और A कैसा इंटीजर, तो 2A कैसा बन गया, जो कि इवन ही है। हमें दिखा कि वो तो डायरेक्टली इवन है। तो इस केस में हमें दिखा कि हम जो मर्जी A ले लें इस सेट में से, ARA इस केस में ट्रू होगा फॉर एवरी ए। कोई मर्जी A ले लो। 2A कैसा बना, इवन, तो A प्लस B अब की बार 2A बना जो कि इवन आ रहा है। तो इसलिए गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों बना रिफ्लेक्सिव, सिंपल सा पॉइंट था, क्योंकि ARA ट्रू आ रहा है फॉर एवरी ए। तो बिल्कुल हमने इस पैटर्न को वहां पे रिप्रेजेंट करा दिया कि A प्लस A इज एन इवन, देयरफॉर ARA इज ट्रू फॉर एवरी ए, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसको पूरा लिखना है साथ साथ। सेकेंड पॉइंट इज सिमेट्रिक। अब हमें क्लैरिटी की सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे,
लिखेंगे सबसे पहले कि सिमेट्रिक होने के लिए इफ ए आर बी इज ट्रू देन बी आर ए शुड बी ट्रू। तो इफ ए आर बी इज ट्रू वहां पे जरूर डेफिनेशन लिख दिया करो, नहीं तो अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो हमें उस पर भी पता होने की वजह से भी वहां तक के मार्क्स मिल जाते हैं। तो इफ ए आर बी इज ट्रू, इसका मतलब क्या बना, ए प्लस बी इज एन इवन नंबर। मान लो उसका हमने नाम रख लिया 2n, तो देन बी आर ए शुड बी ट्रू, देन बी आर ए शुड बी ट्रू, शुड बी ट्रू। उसका मतलब क्या बना कि b प्लस ए शुड ऑल्सो बी इवन, विच इज ट्रू, शुड बी इवन। मतलब ए आर बी अगर सच है तो बी आर ए को भी सच होना चाहिए। हमें दिखा वो तो साफ साफ है, ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए कैसा बनेगा, इवन। तो इसलिए गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाली बात भी यहां पे फिट हो गई, सेकेंड रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी हो गई। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्लैरिटी है, क्या करते हैं कि इफ ए आर बी इज ट्रू, बिल्कुल ऐसे मेंशन कर देना, मतलब ए प्लस बी है इवन, मान लो उसका नाम 2m रख लिया, एंड बी आर सी इज ट्रू, मतलब b प्लस सी भी इवन है, मान लो उसका नाम 2n रख लिया। तो हमने देखना है कि ऐसा करने पे क्या ए आर सी बन पा रही है बात, क्या हम लोग इन दोनों बातों के पता होने पे क्या ये बना पा रहे हैं कि a प्लस सी इवन है। तो हमने वो बनाने की कोशिश में इन दोनों को ऐड करा तो a प्लस सी इवन है कि नहीं ये हमने चेक करना है, ये हमने चेक करना है। तो अब अगर ये इवन आ जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। हमने इन दोनों को ऐड करा, वो आ गया a प्लस सी प्लस 2b, ये आ गया बराबर 2m प्लस 2n के। अब 2m इवन प्लस इवन मिला के आंसर इवन। अब की बार जो इधर 2b है वो भी हमें विजिबल है कि दैट इज एन इवन नंबर, तो अगर इसको उधर भी ले जाते हैं तो इवन प्लस इवन माइनस इवन इज इवन। इसलिए ए आर बी और बी आर सी के ट्रू होने पे हमें दिखा कि हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ए आर सी भी ट्रू है। तो ए आर बी बी आर सी, ए बी सी क्या नंबर है, कोई मर्जी हो, हमें दिखा कि ए आर बी और बी आर सी अगर ट्रू होंगे तब ए आर सी ट्रू होगा। तो इसलिए द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो अभी क्या होता है कि जब हमने पहली बार थ्योरी करी होती है तो हमें पता नहीं चलता, जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना तो हमारा माइंड हमें बहुत डेविएट करेगा, बोलेगा ऐसा भी तो हो सकता है। तो उन्हीं सब पॉइंट्स को हमने रोकना है, किसी भी फ्लो को रोकना है। इसके किसी भी क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे बोलोगे फिर इसका सवाल कभी गलत नहीं होता। क्या करोगे, जब जब ए आर बी ट्रू और बी आर सी ट्रू है तब तब ए आर सी को ट्रू होना चाहिए। अगर ए आर बी या बी आर सी में से अगर ए आर बी ट्रू है बी आर सी ट्रू नहीं है तो फिनिश, क्वेश्चन इज स्टिल ट्रांजिटिव। तो ये पैटर्न बच्चे पकड़ नहीं पाते। पर चलो, दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में भी थोड़ा सोचना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सोच के कंप्लीट करना अपने आप। अब ये करो, अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारी क्लैरिटी को और एनहांस करेगा। अब की बार हमें ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं डिफाइंड, सिंपली हमें एक सेट डिफाइंड था और हमें कहा गया कि एक रिलेशन R1 है, वो हमें बना के दे दिया गया। ये देके हमसे पूछा गया कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। तो अब R1 को नोटिस करो, R1 को अब हमने ऑब्जर्व करा कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए। तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों होने चाहिए। तो हमने देखा 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 इसमें मिसिंग है। तो R1 जो है वो हमें समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ये क्वेश्चन इट्स मोर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर अगर ये कभी कम मार्क्स के लिए आ जाए तो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे सिंस 4 4 इज मिसिंग देयरफॉर इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें समझ में आता है कि सिमेट्रिक के लिए क्या होता, सेम पॉइंट बिल्कुल। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते कि हमने देखा कि जब जब ए आर बी है तब तब बी आर ए को होना चाहिए। तो इस केस में वो जो रिवर्स वाला केस है वो हमें दिखा 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 2 3 है आगे 3 2 भी सेट में है, तो इसलिए गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है। कंफ्यूजन में नहीं आना, कई बार एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है 1 4 और 4 1 नहीं है। तो 1 4 और 4 1 हमने इंसर्ट नहीं करने होते, अगर 1 4 पहले से है तब 4 1 को होना चाहिए, याद रखना ये बात। तो इस केस में जो रिलेशन बना दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा नाम आया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांजिटिव ऐसे लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर ए आर बी और बी आर सी है तब ए आर सी को होना चाहिए। तो हमने वो केसेस यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। 2 3 है, देखो 2 का कनेक्शन 3 से है,
आगे 3 का कनेक्शन 2 से है, तो 2 3 और 3 2 के होने पे 2 2 को होना चाहिए था, और वो है। देखो नोटिस करो, कोई और पैटर्न क्या बना पा रहे हैं हम यहाँ पे? 2 3 है, 3 2 है, तो 2 2 को होना चाहिए सेट में, और वो है इस केस में। तो इसलिए जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि इसमें 1 2 2 3 नहीं है, 1 2 नहीं है। तो ये हमारे माइंड की कंफ्यूजन्स हैं, हम डेफिनेशन से हटते हैं, तो हमने नहीं हटना। तो इस टॉपिक में कंफ्यूजन हमें हमारे माइंड की डिस्टॉर्शन की वजह से आती है, तो उसी को पकड़ना इज एक्चुअली द मेन टास्क। तो वी वर एबल टू जज कि द गिवन रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाई? इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड विजिबल टू अस कि 4 4 इज मिसिंग। सेकंड, इट वाज अ सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज ARB इज ट्रू देन BRA इज ट्रू, और ये ट्रांजिटिव भी है। अब मान लो R2 पे चल पड़े। R2 में हमने रिफ्लेक्सिव को चेक करा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों होने चाहिए, वो चारों हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सेकंड नाम आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ARB ट्रू है तो BRA को ट्रू होना चाहिए, और इस केस में दिखता है कि वो बात हो पा रही है। 2 2 है तो उसका रिवर्स क्या होता है? 2 2 होना चाहिए, वो है। तो इस केस में जब जब ARB है तब तब BRA है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड नेम है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी जब जब ARB और BRC हो तब तब ARC को होना चाहिए, और वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो पा रही है। नोटिस करो, यहाँ पे हम कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी केस नहीं बना पा रहे, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसलिए जो सेकंड वाला रिलेशन है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आ जाओ R3 के ऊपर। R3 के लिए नोटिस करो कि पहले 1 1 2 2 3 3 4 4 मिसिंग है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो गया। सेकंड नाम आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हमने ऑब्जर्व करा। सिमेट्रिक के लिए अब हमें देखना पड़ता है, 2 4 है 4 2 है, इतनी बात समझ में आई। 4 4 है तो ARB है तो BRA है, हमने बाकी केसेस इंसर्ट नहीं करने। ARB अगर है तो उसका बिल्कुल जो रिवर्स ऑर्डर में जो टर्म बनी BRA वो है, और 4 4 है तो उसका रिवर्स क्या बना? 4 4 वो भी है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक तो बन गया। 2 4 है तो 4 2 भी है। अब बारी आ गई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमने देखना होता है कि जब जब ARB और BRC है तब तब ARC को होना चाहिए, तो इसको नोटिस करना, इट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो कि 4 2 है और 2 4 है। देखो 4 2 है 2 4 है, तो साथ में 4 4 को भी होना चाहिए। 4 से 2 पे गए, 2 से 4 पे आए, तो 4 से 4 पे जाना भी यहाँ पे होना चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो 4 4 यहाँ पे वैसे है, पर 2 4 है 4 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए। ARB है BRC है, अब की बार देखो BA रहा, दोनों में सेम है। ARB है BRC है तो ARC को भी होना चाहिए, वो अब की बार मिसिंग है, इसमें 2 2 मिसिंग है। इस रीजन से ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। कोई मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि अगर हम चाहें कि इसको ट्रांजिटिव कर दें तो इसमें क्या ऐड कर दें, तो इसमें ट्रांजिटिव ऐड करने के लिए, इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें अकेला इस सेट R3 में 2 2 को ऐड करना पड़ता। तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये थ्योरी ऐसे जानी चाहिए। तो अगर ये ऐसे फिट हो गई, फिर इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि उनका फोकस होता है कि और सवाल करो, वो सारे क्वेश्चंस करने से पहले अपनी जड़ बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दिस इज द रूट, एग्जैक्टली ऐसे बोलना है। जब ऐसे करोगे इन क्वेश्चंस को डिस्कस, तो फिर इसमें कभी कोई ट्रबल नहीं आएगी। सो दिस इज द पैटर्न। ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने इस टॉपिक का कंप्लीट बेसिस समझा, तो बिल्कुल भी इस हमने अब काम क्या होगा, अब नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन हमने करने डिस्कस। तो अब काम क्या होगा नेक्स्ट पूरी क्लास में और उसके बाद वाली भी क्लास में केवल क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे हर क्लास में। हमने करना क्या है, इसी पॉइंट पे अपने आप को पक्का करना है। वी हैव टू गेट आवरसेल्फ स्ट्रांग एग्जैक्टली ऑन दिस टॉपिक। एक वर्ड भी थ्योरी का और नहीं है। तो अगर इसमें कभी भी डाउट आए तो द एडवांटेज इज दिस कि अब इसको फिर इस वाली पूरी क्लास को फिर से जाके देख सकते हो। तो जो पॉइंट करा उसमें नोटिस करना, हर बात जो बोली गई वो काम की है। तो जैसे से क्वेश्चंस करेंगे हमें रियलाइज होगा कि हम कैसे कंफ्यूज होते हैं। तो जब वो कंफ्यूजन आनी हमने करनी बंद कर दी, फिर इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, कहीं मर्जी आ जाए। तो चलो जो आज करा बस उसको थॉरली रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस।